हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव और आप स्वागत करता हूं मैं इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे? दी आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। फ्रांस में रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट होता है, कैसे लोग क्रांति करना शुरू करते हैं, तो वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह फ्रांस में सब्सिस्टेंस क्राइसिस आता है, लोगों को खाने के लाने पड़ने लगते हैं और वो लोग अपने खाने के अनाज को इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। तो कैसे थर्ड स्टेट के जो प्रॉस्पेरस लोग, कुछ लोग प्रॉस्पेरस बनते हैं, एडुकेटेड बनते हैं, और जब वो एडुकेटेड बनते हैं तो वो इक्वल वोटिंग और इक्वल राइट के लिए डिमांड करते हैं। और कुछ फिलोसफर भी उनको अपने आइडियाज़ प्रकट करते हैं, जैसे बहुत सारे फिलोसफर, 3 फिलोसफर के नाम मैंने बताया था। तो आपको क्या करना है, द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये कौन से फिलोसफर ने लिखा था, ये आपको कमेंट में बताना है। और हमने देखा था कि किस तरह जो लुईस 16 था, वो उसकी ट्रेजरी खाली हो चुकी थी, तो वो अब जो टैक्स होता है वो टैक्स को इम्पोज करना चाहता है, मतलब बढ़ाना चाहता है। तो टैक्स इम्पोज करेगा तो उससे बड़ा कर करेगा थर्ड स्टेट पर करेगा। तो थर्ड स्टेट, क्योंकि थर्ड स्टेट को ही केवल टैक्स देने पड़ते थे, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को तो टैक्स देने नहीं पड़ते थे। तो फिर से थर्ड स्टेट बढ़ाएगा, टैक्स बढ़ाएगा तो थर्ड स्टेट पर ही बढ़ाएगा। तो देखिए अब क्या होगा, हम वहीं से कहानी को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए लुईस 16 का क्या होता है, प्लान टू इम्पोज टैक्सेस, मतलब कि वो प्लान करने लगता है कि अब टैक्स को बढ़ाया जाए। तो वो लुईस 16 बिना स्टेट जनरल की मीटिंग के टैक्स को इम्पोज नहीं कर सकता था, बढ़ा नहीं सकता था। स्टेट जनरल का मीटिंग, स्टेट जनरल आपको ये याद कर लेना है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और लास्ट मीटिंग जो थी स्टेट जनरल की, वो बुलाई गई थी 1640 में। 1640 में लास्ट स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी। तो स्टेट जनरल की मीटिंग पहले क्या थी ये समझ लीजिए। स्टेट जनरल की मीटिंग में क्या होता था, तीनों स्टेट के अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे। तीनों स्टेट के लोग अपने, मतलब कि जो तीनों स्टेट के थोड़ा लीडर के तरफ से थे, जो थोड़ा अमीर लोग थे, उन्हें भेजा जाता था और वो लोग अटेंड करते थे और वो लोग डिसीजन लेते थे। तो स्टेट जनरल की मीटिंग वो लास्ट बार 1614 में बुलाया गया था। और वो लुईस 16 टैक्स को इम्पोज करना चाहता है, तो उसे भी स्टेट जनरल का मीटिंग बुलाना पड़ेगा। तो स्टेट जनरल का वो मीटिंग, लुईस 16 स्टेट जनरल का मीटिंग कब बुलाता है? 5 मई 1789। अब देखिए डेट करीब उस डेट के पास पहुंच गया है, जब 14 जुलाई 1789 को जो इवेंट हुआ था, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। तो धीरे धीरे डेट उस टाइप का पहुँच गया है। तो देखिए 5 मई 1789 को स्टेट जनरल का मीटिंग बुलाता है, लुईस 16 बुलाता है, और वो प्रपोजल रखता है न्यू टैक्सेस के लिए। वो न्यू टैक्सेस के लिए प्रपोजल रखता है। देखिए प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस, वो न्यू टैक्सेस के लिए प्रपोजल से टैक्स को बढ़ाने के उद्देश्य से वो मीटिंग को बुलाता है। तो देखिए अब उस मीटिंग में कौन कौन लोग आते हैं? 300 रिप्रेजेंटेटिव इज फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट, मतलब कि फर्स्ट स्टेट से भी 300 रिप्रेजेंटेटिव और सेकेंड स्टेट से भी 300 रिप्रेजेंटेटिव, और 600 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द थर्ड स्टेट। मतलब कि देखें तो 300 रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो पहले स्टेट से, 300 रिप्रेजेंटेटिव दूसरे स्टेट से, और 1600 रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो थर्ड स्टेट से। क्योंकि थर्ड स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, इसकी वजह से उन लोगों ने 600 रिप्रेजेंटेटिव भेजे। और केवल इतना नहीं, लगभग 40,000 तक लेटर भी थर्ड स्टेट के लोगों ने भेजे थे। मतलब कि देखिए इस जो स्टेट जनरल का मीटिंग था, उसमें जो पढ़े लिखे नहीं थे, जिसके पास थोड़ा प्रॉपर्टी नहीं थी, वो लोग इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते थे। पर जो थर्ड स्टेट में प्रॉस्परस लोग थे, एजुकेटेड लोग थे, वो लोग यहाँ पर आए थे। लगभग 600 रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आए थे। तो देखिए अब क्या होता है, जो लुईस 16 होता है वो कहता है कि जो वोटिंग है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 300 रिप्रेजेंटेटिव और 300 रिप्रेजेंटेटिव 600, और इसका 600 एक साथ है। मतलब कि अगर देखें तो 600 इक्वल है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फर्स्ट स्टेट है और सेकेंड स्टेट है, ये दोनों को समान अधिकार था कि वो थर्ड स्टेट पर राज करेंगे, अधिकार जमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों की जनसंख्या बराबर है, तो अगर वोटिंग राइट होगी तो दोनों को बराबर ही मिलेंगे। पर यहाँ पर वोटिंग राइट कैसे हो रहा था वो देखिए, बट वोटिंग हैड टू बी कंडक्ट ऑन द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट। पर वोटिंग कंडक्ट किया जा रहा था कि एक स्टेट को एक वोट मिलेंगे, मतलब कि फर्स्ट स्टेट को एक वोट, सेकेंड स्टेट को एक वोट, और थर्ड स्टेट को एक वोट। तब यहाँ पर देखिए क्या हो जा रहा है, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट ये दोनों लोग एक तरह से थे, क्योंकि ये दोनों लोग थर्ड स्टेट पर राज करते थे। तो इन दोनों लोग का जो वोट मिल करके कितना हो जाएगा,
ये इन दोनों का वोट मिलकर 2 वोट हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, तो यानी कि ये कमज़ोर पड़ जाएगा। तो फिर से वही बात होगी कि हम तुम पर राज करेंगे, तो वही बात फिर से हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, तो वोटिंग इक्वल नहीं हो रहा था कि मतलब कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को मिलाकर 2 वोट हो जा रही थी, जबकि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट का मिलाकर भी 600 रिप्रेजेंटेटिव हो रहे थे और थर्ड स्टेट का एक ही वोट हो रहा था, जबकि थर्ड स्टेट का भी रिप्रेजेंटेटिव 600 थे। यानी कि अगर मेंबर तो मतलब कि पीपुल तो बराबर है पर वोटिंग बराबर, वोट बराबर नहीं है। तो इसकी डिमांड क्या की, तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन लोगों ने डिमांड फॉर इक्वल वोटिंग, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, वोटिंग जो हो रही है तो वो इक्वल वोटिंग होनी चाहिए। आप पहले हमें वोटिंग इक्वल दीजिए, टैक्स तो बाद में देखेंगे कि बढ़ाया जाएगा कि नहीं, पहले आप हमें वोटिंग इक्वल वोटिंग दीजिए। पर जो किंग होता है वो इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है, वो कहता है कि नहीं कोई इक्वल वोटिंग नहीं मिलेगी, जो वोटिंग पहले से चल रही है वही वोटिंग मिलेगी। तो क्या करते हैं, जो थर्ड स्टेट के लोग रहते हैं उनकी जब मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो वो मीटिंग को बायकॉट कर देते हैं, मतलब मीटिंग को छोड़ देते हैं और वो चले जाते हैं टेनिस कोर्ट पे। टेनिस कोर्ट पे क्या करने के लिए जाते हैं, टेनिस कोर्ट पर जाते हैं नेशनल असेंबली बनाने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ ए नेशनल असेंबली। देखिए क्या होता है, जब किंग उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है कि नहीं कोई इक्वल वोटिंग नहीं मिलेगी, तो वो कहते हैं कि तब हम तुम्हारा भी बात नहीं मानेंगे, जब हमारा तुम बात नहीं मान रहे हो, तो वहाँ से चले जाते हैं और टेनिस कोर्ट पे जाते हैं और नेशनल असेंबली बनाने की ठानते हैं और एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ ए नेशनल असेंबली, टेनिस कोर्ट पर जाते हैं और सभी लोग इकट्ठा होकर थर्ड स्टेट के लोग एक नेशनल असेंबली बनाते हैं और कसम खाते हैं कि जब तक हम एक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते हैं जिससे कि राजा की पावर को हम लिमिट कर सकें, तब तक हम यहाँ से कहीं जाएंगे नहीं और यहीं पर हम अपना मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो सब लोग अपना घर से आ जाते हैं और सब लोग टेनिस कोर्ट पर इकट्ठा होकर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगते हैं। और उस समय जब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ये लोग बना रहे होते हैं थर्ड स्टेट, तो इनका मदद कौन करता है, when they was making constitution the people who are supported are them। तो देखिए इनको कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं, तो वो कौन लोग थे, तो एक ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर मिराबियो एक जो थे वो थे मिराबियो और एक थे अबेसियस। मिराबियो कौन लोग थे, दे वाज बोर्न इन नोबल फैमिली और अबेसियस वाज द कलर्जी। तो मिराबियो जो थे वो नोबल फैमिली यानी कि किंग के रूलिंग क्लास के लोग थे और ये लोग थोड़े थर्ड स्टेट से भी, थर्ड स्टेट की तरफ से थे, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि थर्ड स्टेट के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। अबेसियस के भी साथ वही था, अबेसियस क्लर्जी वाले लोग थे, मतलब कि दोनों स्टेट के कुछ लोग थे जो अबेसियस उनको भी लगता था कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वल राइट होना चाहिए। तो ये लोग थे मिराबियो और अबेसियस। आपको पूछा तो ये बता दीजिएगा, मिराबियो और अबेसियस ने उन लोगों का मदद किया था, उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में उन्हें सपोर्ट किया था। दे लेड टू थर्ड स्टेट, इन लोगों ने क्या किया था, द लेड टू थर्ड स्टेट टू मेकिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन। अबेसियस ने क्या किया था, अबेसियस ओरिजिनली ए प्रीस्ट, मतलब कि वो लोग पुजारी थे, मतलब चर्च वाले हैं तो पुजारी रहेंगे। रॉट एंड इन्फ्लुएंटेड पैम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज थर्ड स्टेट। अबेसियस ने एक पैम्पलेट भी लिखा था जिसका नाम रखा था व्हाट इज थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट क्या है, एक पैम्पलेट लिखा था, इसे भी आपको याद रखना है। अबेसियस ने एक पैम्पलेट लिखा था व्हाट इज थर्ड स्टेट। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसके आगे क्या हुआ था। ये आपको पता है कि थर्ड स्टेट का मदद किए थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में मिराबियो और अबेसियस। अबेसियस क्लर्जी वाले लोग थे और मिराबियो नोबल फैमिली के थे। वाइल द नेशनल असेंबली वाज बिजी टू वर्सलेस ड्राफ्टिंग ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस वाज इन टर्मोइल। देखिए जब नेशनल असेंबली मतलब कि थर्ड स्टेट के लोग जब बिजी थे वर्सलेस के पैलेस में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में वो लोग बिजी थे, तब क्या होता, फ्रांस वाज इन टर्मोइल, फ्रांस की हालत कुछ बिगड़ते ही जा रही थी। क्या हो रहा था कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस थी, तो लोग अनाज को पा नहीं पाते थे, लोगों में झगड़े फसाद होने लगते थे कि हम उनको मार पीट कर छोड़ने लगते थे कि हमको दो, तो झगड़े होने लगे थे दुकानों पर, हर जगह झगड़े होने लगे थे। और उसके बाद फिर जो हार्वेस्ट था और भी ख़राब हो गया था। हार्श विंटर जो कि हॉयल वाला था और पुअर हार्वेस्ट, जिसकी वजह से पुअर हार्वेस्ट या और क्राइसिस इन कंट्री, किंग ऑर्डर ट्रूप दे। अब देखिए हम अपने कहानी के एकदम बिल्कुल ही स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, जब 14 जुलाई 1789 का इवेंट मैंने आपको बताया था, किंग ने ट्रूप्स को ऑर्डर किया था। तो देखिए क्या हुआ था, हार्श विंटर की वजह से हार्वेस्ट जो थी वो ख़राब हो चुकी थी, फसल ख़राब हो चुकी थी, जिसकी वजह से पूरे कंट्री में सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गई थी, जिसकी वजह से किंग ट्रूप्स को, अपने सैनिकों को भेजता है कि जाओ और कंट्री के सिचुएशन को कंट्रोल करो ताकि लोग कहीं झगड़े न करने लगें, क्योंकि वहाँ पर इस तरह का सिचुएशन बन चुका था कि
एक दूसरे से लोग झगड़े करने लगते थे खाने के लिए। तो देखिए वो लोग जो थे, किंग ने ऑर्डर किया ट्रूप्स कि सैनिक जाओ और तुम कंट्री के सिचुएशन को कंट्रोल करो। पर वहाँ की जो जनता थी, फ्रांस की जो पीपुल थे, उन लोगों ने क्या समझ लिया कि जो किंग है उसने अपने सैनिकों को हमें डराने धमकाने के लिए भेजा है। पर राजा का ये मोटिव नहीं था, वो चाहता था कि केवल कंट्री के सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। तो पर जो पीपुल थे, उन लोगों ने सोच लिया कि वो हमें डराने धमकाने के लिए भेजा है। तो एगिटेड क्राउड स्टॉर्मेड एंड डिस्ट्रॉयड दी बेस्टाइल। तो पीपुल जो थे एक साथ इकट्ठा हो गए और उनके जो महल था उनका, उसे तोड़ दिया। बेस्टाइल फोर्ट जब था वर्सिलिस में, उसे तोड़ फोड़ दिया। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो वर्सिलिस में बेस्टाइल फोर्ट था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया, प्रिजन्स को तोड़ दिया गया, कैदियों को भगा दिया गया। अटैक्स ऑन चैटविक्स पर अटैक होने लगे। चैटविक्स क्या होता है यहाँ पर आप देखते हैं। चैटविक्स जो था वो एक तरह से कह सकते हैं कि वो भी महल थे। वो मैनर मतलब कि जो वहाँ के जो खेती करते थे, खेती के ऑनर थे, मतलब कि जो ज़मीनों के जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी उनके ऑनर, लैंड ऑनर थे। मैनर्स जो थे वो लैंड ऑनर थे। उन लोगों ने ये भी मिसप्रिंट कर लिया था कि फ्रांस में ज़्यादा जो थी वो लोग ये समझ लेते थे कि उनकी कुछ एक्शन लेने वाले थे। मैनर जो थे, मैनर के पास वो लोग थे जिनके ज़मीनों पर जो पीजेंट्स थे, थर्ड स्टेट के लोग काम करते थे। उन लोगों ने सोचा कि मैनर जो हैं वो हमारे फसल को ख़राब करने वाले हैं और मैनर्स हमारी फसल को ख़राब कर देंगे, फिर हमसे टैक्सेस लेंगे तो हम कहाँ से देंगे। जिसकी वजह से पीजेंट्स ने क्या किया कि मैनर्स के महलों पर अटैक करना शुरू कर दिया कि उनसे एक तरह से एक सोचते कि उनसे हमारा बदला भी ले लेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं था। मैनर्स के वजह से केवल वहाँ पर अफवाह फैली थी। मैनर्स ऐसा कुछ नहीं चाहते थे कि उनकी फसल को जरा दिया जाए वहाँ पर। इस वजह से लोग डर कर, केवल अपने डर की सोच से उनके महलों पर अटैक कर दिए कि हम उनसे बदला लेंगे। अब देखिए क्या हुआ, इसकी वजह से होल कंट्री वाज इन द मोड ऑफ रिवोल्ट। पूरी कंट्री जो थी वो रिवोल्यूशन करने पे उतर आई थी कि अब नहीं, अब तो रिवोल्यूशन होगा, अब तो हम क्रांति लाएंगे। तो लुई 16 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल असेंबली, दे एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो नेशनल असेंबली, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, जो स्टेट जनरल की मीटिंग छोड़कर टेनिस कोर्ट पे गए थे, नेशनल असेंबली बनाए थे और कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। तो इतना कुछ हो गया तो अब लुई 16 को लगने लगा कि अब हाँ, अगर हम नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो अब कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि अब पूरी कंट्री रिवोल्ट करने पर उतर आई है। अगर मैं ना कहूँगा तो वो मुझ पर भी अटैक कर सकती है। जिसकी वजह से लुई 16 को नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट करना पड़ा और उनके द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई थी उसे भी एक्सेप्ट करना पड़ा। तो देखिए लुई 16 ने जब नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज कर दिया गया तो उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसे भी उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा। अब देखिए क्या हुआ, पावर्स वर टेकन फ्रॉम द क्लर्जी, टेथ्स वर अबोलिश्ड। अब देखिए जब थर्ड स्टेट, नेशनल असेंबली में कौन थे, थर्ड स्टेट के लोग थे, तो थर्ड स्टेट लोग क्या करेंगे, अपने पक्ष में जो न्याय होगा उसे करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जो क्लर्जी को पावर मिला था कि वो थर्ड स्टेट पर राज करेंगे, तो उसे लोगों ने उसे अबोलिश कर दिया, उसे बंद कर दिया, उनसे पावर को ले लिया। और जो टैक्स लेते थे 1/10 ऑफ दी टोटल प्रोड्यूस, उसे भी इन लोगों ने अबोलिश कर दिया, बंद कर दिया कि नहीं, कोई टैक्स हम नहीं देंगे। और ये सब कहानी हो रही थी फ्रांस में। और इसी तरह से फ्रांस में जो था रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो कैसे रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा। तो अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। अब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है तो ये जाहिर सी बात है राजा ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, इनके कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया है, तो फ्रांस तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनेगी ही। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का क्या मतलब है, मोनार्की भी रहेगी और कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा, राजा भी रहेगा और कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा। तो ये अगले वीडियो में कैसे ये सब होता है वो हम देखेंगे। तो आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और इस नोट्स को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।